नमस्कार, वेलकम टू कॉमन रिकॉर्डिंग शुरू वॉइस। होगी। आज हमारे साथ सुरेंद्र दादा है एंड वो बहुत सारी बातें, मतलब हम लोग है ना, नॉर्मली हम लोग जिस चीज का ध्यान नहीं देते हैं वो है कि एज की एक्सपीरियंस। सुरेंद्र दादा का आप लोगों ने बात सुनी है। इवन एट दिस एज ही इज वेरी एंथुजियास्टिक. He has so many things to tell us about the politics of India, about his experiences. So आज हम लोग एक सेशन पूरा सिर्फ दादा के साथ कर रहे हैं. वेलकम दादा. थैंक यू जी, नमस्कार। नमस्कार. तो दादा, आपने तो बहुत दुनिया देखी है, बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखा है. इंडिया इंडिया आपने बहुत करीब से इंडिया की बहुत सारी पॉलिटिकल अपहीवल्स भी देखा है. तो आज आप किसके बारे में बात करेंगे? आपके ऊपर, आप जैसे बोले, कल जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाना हो तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप जो कल बोल रहे थे मोदी जी ने क्या क्या किया, तो उन्होंने क्या किया वहां तक ठीक है, लोगों ने देखा, कर लिया. अब भविष्य में उसका क्या असर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि कुछ पार्टियां, खासकर लेफ्ट ऑफ सेंटर जो हैं, उनका भविष्य खतरे में है. दो पार्टियों की, खास करके दो पार्टियों के लिए, दो विचारधाराओं की बात कर रहे हैं जी. एक कम्युनिज्म की, एक सोशलिज्म की. उनके लिए क्या बचा मोदी के फर्स्ट टर्म में और इस टर्म में जो काम हो रहे हैं. जो पहले हम सुना करते थे कि कम्युनिस्ट विचारधारा की गरीबों का उद्धार करना है, कम्युनिस्ट खैर अति कर जाते थे कि मैं अमीर का लूट के गरीबों में बांटूंगा. सोशलिस्ट कहाँ से आएगा ये नहीं बताते, लेकिन ये कहते थे कि सबको बराबर करेंगे, सबके पास एक रकम की चीजें होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा कोई बहुत छोटा न हो. तो आज मोदी जी ने जिस तरह से काम पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए किया है, आपको सच कहता हूं, 2014 में जब उन्होंने बार बार अंत्योदय शब्द कहना शुरू किया था, उसका पूरा मीनिंग मेरे समझ में नहीं आया था. आचार्य विनोबा भावे बहुत बोलते थे, उनके लेख पढ़े, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि खाली एक फिलोसॉफिकल वर्ड है क्या, किसकी बात करनी है, कि जैसे अपने अंग्रेजी में बॉटम ऑफ द पिरामिड की करते हैं. तो ठीक है, नीचे वाले को देखना है. रियल लाइफ में कितने लोग कर पाते हैं. यहाँ तो रियल लाइफ एक इंडिविजुअल की नहीं थी, एक देश की थी, और एक देश के नेता को करना था. तो ये जो काम हुआ, तो कल अपनी जो स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे कि किसकी कितनी सीट आई, किसकी कितनी सीट आई, उसका मेन पर्पज ये था कि मोदी के फर्स्ट टर्म का रिजल्ट ये हुआ कि इतनी पार्टियां यूं नीचे जाती जाती फिसल गई. अब सेकंड टर्म में काम की रफ्तार कम नहीं हुई है, तेजी से चल रहा है. लोगों को लग रहा है कि एक कर्तव्य निष्ठा है. एक बार जोश में पहली टर्म में कर लिया, अब नहीं करना, वो बात नहीं है, एक कंटिन्यूटी है. और साथ साथ एक बड़ी बात कि दुर्भाग्य से जो कोरोना आया था, उसने एक रकम से एक अग्नि परीक्षा करा दी मोदी जी की और भाजपा सरकार की. इतने कष्ट में, डिफिकल्ट मोमेंट्स में, फंड्स की कमी, लोगों को तकलीफें, और उसमें धीरज खोए बिना जिस वक्त जहां ध्यान देना था उसी पे ध्यान रख के, बाकी के कोई डिबेट्स में नहीं आए. लोग इनको उकसाते रहे, कभी इस चीज की शॉर्टेज, कभी उसकी शॉर्ट, कभी वैक्सीन की बात, कभी किसकी बात, मीडिया हो कि अपोजिशन पार्टी हो. लेकिन आपने नोट किया होगा कि उस वक्त मोदी जी जिस सब्जेक्ट पे रहते थे, वो उसी सब्जेक्ट पे टिके रहे. वो काम हुआ, तब नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया. वो किसी डिबेट में जूझे नहीं, बेकार में अपना समय खराब नहीं किया. तो ये मेरे मन में विचार आ रहे थे. तो अब सोशलिस्ट पार्टी क्या करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी, उनका एजेंडा क्या होगा, वो क्या काम नेक्स्ट टर्म में करेंगे. और उस वक्त लोग, मान लीजिए अब इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं, आपने
फेसबुक में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे अखिलेश को देखा होगा, आपको उनके चेहरे पे घबराहट नहीं लग रही है? उनके फेसबुक में जो पोस्ट आते हैं एकदम बेसिर पैर के आ रहे हैं, as if he doesn't know what has hit him and what will work. तो रोज एक नया फॉर्मूला ट्राई करते हैं कि शायद ये टिक जाए, शायद ये लग जाए। तो ऐसी परिस्थितियां औरों की भी होनी है। कम्युनिस्टों को पहले भी देखा हमने, केरला में, बंगाल में, त्रिपुरा में। इस तरह का काम जो कम्युनिस्टों को करने का था, किसी एक प्रांत में हुआ क्या? 20-20 बरस, 25-25 बरस राज्य किया था उन्होंने। 5 बरस की बात नहीं थी, 7 बरस की बात नहीं थी, तो नहीं कर पाए। तो अब वो कहाँ जाएंगे? क्यों लोग उनको ट्रस्ट करेंगे? द सेम विद अदर लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टीज। सपा, समाजवादी यूपी में राज कर चुकी है, लालू के लोग बिहार में कर चुके हैं, जेडीयू कर्नाटक में, जेडीयू नहीं वो जेडीएस कर्नाटक में। हाँ, तो इन लोग जो कर चुके हैं उनका काम लोग देखिए। पहले शायद कंपेयर करने को उनको मौका नहीं मिलता था कि कंपेयर करें तो किससे करें। आज सामने कंपैरिजन का मापदंड बन गया कि इस मापदंड के सामने कैसा करेंगे। मीडिया छिपा रही है बातों को। केरल की जो समस्या है कोविड को लेकर नहीं छपा रही, बता रही है। महाराष्ट्र में जो है नहीं बता रही है। लेकिन ये तो नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है, बेवकूफ तो नहीं है वो। और वो चुप्पी, कई बार लोग पूछते हैं कि इस पर नहीं बोल रहे, क्या बात है? हम जो सुन के आते हैं कि इतनी जैसे कहीं से ज्यादा तो नहीं है, इसलिए ये चुप बैठे हैं, तो वो एक दूसरा भ्रम पैदा करता है। तो इस तरह के विचार तो मेरे मन में आ रहे थे कि काम में शिथिलता नहीं है, काम बढ़ रहे हैं और किसी को बात नहीं दिया। न धर्म के आधार पर कोई काम हो रहा है, अभी पाइपलाइंस लग रही हैं हर घर में स्वच्छ पानी की, और हमारे प्रांत में तो लगी और उनमें भी लगती होगी। गैस की पाइपलाइन जा रही है हर घर में। तो मैं तो मेरे पड़ोस में घूमने 3-4 मोहल्लों में गया किया कि किसी के मकान को बात दिया है क्या, दूसरे धर्म वाले को, किसी का बात तो नहीं हुआ है। तो फिर ये करना कि भाजपा एक धर्म की ही बात करती है, औरों की नहीं है, ये सब झूठ भी कितने दिन चलेंगे? सही बात। ये भी अपने अखिलेश की बात की कि कैसे बौखला गया है, उस वक्त मैं बोलना भूल गया। राहुल के 2-4-5 दिनों का स्टेटमेंट देखिए, उसकी क्या हाल हो रही है। आई थिंक दे आर ऑल लूजिंग देयर माइंड्स। व्हाई? दे आर फोकसिंग ऑन, आपको नहीं लगता है कि ऐसे नॉन इश्यूज पे ये लोग ज्यादा बोल रहे हैं? एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग, दैट इन लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप लोगों ने जब आजादी मिली थी, तब जैसे क्वालिफिकेशन था या तब जैसे देश के लोगों का भावना था, वो बहुत चेंज हो गया है अभी। एंड लोगों को पहले पॉलिटिकल पार्टीज के ये सारी बातें, अंदर की बातें, जो डर्टीनेस जो थी, ये सब मालूम नहीं था। मगर आज सारे, एक साधारण से बंदा भी वो समझ जाता है। एंड नाउ इफ दे डू नॉट चेंज देयर वे मेथड्स, इफ दे डोंट ब्रिंग इन एनीथिंग न्यू, आपको नहीं लगता इनकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है? और ये लोग आके अगर लोगों को बोलेंगे, जैसे ये गरीबी हटाओ, हमने देखा है वो नेहरू से शुरू हुआ, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, दे आर स्टिल गोइंग ऑन विद गरीबी हटाओ। जो एक्चुअल गरीब लोग हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं यूपी के लोगों का, आई डोंट नो, मैं कभी कभी ना विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेती हूँ, कभी कभी डॉक्टर भी रहते हैं, मगर फिर भी लोग कहते हैं कि हम लोगों को पक्का घर मिल गया है, हम लोगों को शौचालय मिल गया है, हम लोगों को पानी का बंदोबस्त मिल रहा है, हम लोगों को ये कोरोना काल में राशन पानी मिल रहा है। तो क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा है क्या कि पहले के गवर्नमेंट में जो मतलब बोलते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी हटाने के लिए एक्चुअली होता क्या था? मगर इस बार ये गवर्नमेंट गरीबी एक्चुअली हटा रहा है। तो अगर हमने एड्स किया, जैसे केजरीवाल बहुत सारे एड्स करते थे, एड्स किया नहीं किया, मगर आपने अगर काम किया तो जिन लोगों तक आपका काम पहुंचा, आपको नहीं लगता है वो लोग जज कर रहे हैं, वो लोग वोट कर रहे हैं? बहुत लोग बोलते हैं ना कि परसेप्शन का बैटल बीजेपी हार जाता है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लॉजिकली मुझे कोई समझा दे, अगर बीजेपी परसेप्शन का बैटल हार रहा है, अगर उसका प्रोपागेंडा में कहीं तो भी फेल हो रहा है, तो वो इलेक्शंस कैसे जीत रहा है? ये तो एक सवाल आता ही है ना।
और जिन लोगों के घरों में काम हो रहा है, जिन लोगों की लाइफ सुधर गई है, जो एक्चुअली वोट दे, तो वो लोग तो वोट देते ही है ना। वो लोग तो देख रहे हैं ना कि ये वाला गवर्नमेंट आया तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम क्यों पिछले दूसरों को वोट दे, क्योंकि उन्होंने किया इतने था सालों में उन्होंने। तो इतने सालों में उन्होंने हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो हम क्यों वोट करें। तो ये चीज है, ये सिंपल चीज है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं समझ में आ रहा है क्या, कि इंस्टेड ऑफ कि मोदी ने दाढ़ी बढ़ा लिया, मोदी ने इतने रुपए का कपड़ा पहना, मोदी का चश्मा ऐसा है, मोदी के फैमिली में ये है, अगर वो लोग अपने ग्राउंड लेवल पे अगर वो काम करते हैं, इतना बड़ा विपदा हुआ, इतना बड़ा प्रॉब्लम से हम लोग निकल रहे, अगर इन लोगों ने सच्चे दिल से अगर लोगों की मदद की होती, तो क्या इनका गुडविल नहीं बढ़ता था, क्या लोग नहीं बोलते थे कि हाँ यार ये लोग सुधर गए। आपने दो बात कही ईशा जी कि इनको सूझता नहीं क्या और नॉन इश्यू क्यों बोल रहे हैं। तो सूझे तो क्या, आंखों के सामने पर्दा छप गया है, भयभीत हो रहे हैं, तो भयभीत में दिखता नहीं है। और नॉन इश्यूज की बात है तो इश्यूज क्या हैं, किस इश्यू को उठाएंगे बताइए। बीच बीच में आप देखिए ये लोग उठाते हैं इश्यू पेट्रोल के प्राइस का, कि पेट्रोल ये हो गया, पेट्रोल के दामों को लेके। कितने लोगों को पेट्रोल रियली इम्पैक्ट करता है, इस पे तो ध्यान दे के देखा किसी ने। 22 करोड़ टू व्हीलर्स हैं इंडिया में। एक बात मैं बता रही हूँ, जो मैंने उस दिन भी बोला था कि हमारे देश में चेंजेस को कौन प्रोटेस्ट करता है, हमारे देश में हो या विदेशों में, एलिट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब इतना फनी लगता है कि यू आर कमिंग एंड स्टैंडिंग ओवर देयर विद अ 10 लाख व्हीकल या 20 लाख का व्हीकल, और फिर आप बोलते हैं 100 रुपए का पेट्रोल महंगा है। वो बात हजम नहीं होती है ना, वो बात हजम नहीं होती है। अब कुछ बोलना है और इश्यू है नहीं तो नन इश्यू पे तो रहेंगे ना। 22 करोड़ टू व्हीलर्स हैं एंड कार्स, टैक्सीज, जीप मिला के हैं 4 करोड़। 26 करोड़ आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 136 करोड़। कितना परसेंट? 20%। तो वो 20% 136 में 26 हटा दिए, 110 करोड़ को कोई तकलीफ नहीं है, तो 26 करोड़ वाले लेकिन वो नहीं बोल रहे, उनके बिहाफ में बोल रहे हैं। अभी जो 20 लाख की गाड़ी आपने कहा, एवरी पॉसिबिलिटी कि 20 लाख की गाड़ियां, उसके ऊपर की गाड़ियां 90% 80% कॉर्पोरेट या बिजनेस अकाउंट में रजिस्टर्ड होंगी। उनके खर्चे और वो सब वहां लगते हैं, टैक्स फ्री हो जाते हैं, पेट्रोल खर्च चार्जेबल टू एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन वगैरह वो करते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। तो खाली ये कितने से एक मुट्ठी भर लोग हैं कि जितने कांग्रेस के खड़े होते हैं या एसपी के खड़े होते हैं जुलूस लेके पेट्रोल प्राइस में, कितने इतने टू व्हीलर पे आते हैं जी। और यदि इतना महंगा हो गया हुआ तकलीफ होती, तो जिस तरह हजारों ट्रैक्टर अभी दिल्ली में आ रहे थे वो धरना देने के लिए, वो बिना पेट्रोल के चल के आ गए क्या? उससे पैसा नहीं करना उनको। कहने की बात खाली है, कहने को बोल जाते हैं। इससे ज्यादा तकलीफ का काम हुआ है, सिगरेट के दाम बढ़े हैं, लिकर का दाम बढ़ा है। किसी ने कहा तो नहीं विस्की बहुत महंगी हो गई? वो तो मारामारी होता है। कोरोना में दवाई मिले नहीं मिले चलता है, मगर शराब तो चाहिए भाई, शराब तो चाहिए। सिगरेट के दाम पे कभी आपने पढ़ा कि किसी ने कुछ कहा है? एग्जैक्टली। और जबकि सिगरेट की कंजम्पशन कितना ज्यादा है। तो ये एक जबरदस्ती पेट्रोल भी एक मुद्दा, एक सब्जेक्ट मिल गया जो लोगों की जीभ पे बैठ गया, उस पे करो। जैसे और चीजों की, खाने पीने की, अनाज की चीजों में और के दाम पे बात नहीं होती है। जरा सा प्याज बढ़ गया तो बात कर लो, जरा सी दाल बढ़ गई तो बात कर लो, और चीजों की जल्दी से चर्चा नहीं होती है। तो उस तरह का मेरे ख्याल से ये बन गया जी। मैं यहाँ पे एक और चीज बोल रही हूँ, जैसे हम लोग हमारे सारे नेताओं का एक मतलब बहुत फेवरेट ये है किसानों के, अन्नदाता के लिए, अन्नदाता के लिए। मगर प्याज का दाम बढ़ गया तो आप लोगों का पेट क्यों दुखता है? आपका जब 5,000 रुपए का इनकम था, लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं बोलती हूँ कि आपका इनकम 5,000 रुपए था 20 साल पहले, आप 5,000 रुपए पर मंथ इनकम आपका था, उस टाइम में आप 10 रुपए किलो में प्याज खरीदते थे। आज आपका इनकम चला गया 30,000 रुपीज पर मंथ का।
एकदम। आज आपको प्याज 10 रुपए किलो ही चाहिए, तो आपका इनकम मतलब ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया है, मगर आप बात करेंगे विस्की लेके हाथ में, वाइन लेके हाथ में, एसी कमरे में बैठ के, समथिंग शुड बी डन फॉर द पुअर ऑफ द कंट्री, समथिंग शुड बी डन फॉर द फार्मर्स, एंड द मोमेंट दे कम एंड दे से कि भाई रेट्स बढ़ा दो, ओ माय गॉड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, पर आपका तो इनकम बढ़ गया ना, तो वो कोरिलेट नहीं करेगा क्या? और फार्मर का 10 रुपए में क्या बेचेगा, फिर फार्मर्स की उन्नति क्या होती है? और आप आंदोलन कर रहे हो फार्मर्स के लिए ना, हिपोक्रेसी भी इन लोगों के सामने घुटने टेक दिया होगा ना। व्हाट डू दे टॉक अबाउट एंड डू दे रियली थिंक कि पीपल आर इडियट्स? कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को, बेवकूफ थोड़ी है। सॉरी दादा, एक पॉइंट बोल रही हूँ। अदरक, मैं जैसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ ना 9th-10th में, एसएसटी मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट रहता है एसएसटी में पढ़ाती हूँ। तो एक बार ऐसे ही उनको प्राइस राइज, इन्फ्लेशन समझाते समझाते मैंने टीवी पे न्यूज देखा था, तो वो बच्चों के साथ डिस्कस कर रही थी कि अदरक आप लोग कितने में खरीदते हो, तो बोले मैम इतना सा अदरक अगर लेने जाए तो भी 10-15 रुपए तो हो जाता है। ऐसे आपको पता है किसान वो अदरक, मैंने कल टीवी पे देखा, किसान वो अदरक 2 रुपए किलो में बेचता है, तो हमारे तक आते आते इतना महंगा कैसे हो जाता है? तो वो बीच वाले खा जाते हैं, बीच वालों के लिए होता है। किसान के जेब में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। ये बीच वाले कौन है? वही लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, पैसा देके सपोर्ट करते हैं, और आप लोग आ जाते हैं डायलॉग करने के लिए कि फार्मर्स आर सफरिंग। क्या नॉनसेंस है, क्या नॉनसेंस। किसान के लिए किया गया है। जितनी फ्रीक्वेंटली एमएसपी 2014 के बाद बढ़ी है, कभी पहले बढ़ती हो उस रेट से तो कोई इतिहास में नहीं है। और एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ज्यादा आप किसान करके उनके दाम बढ़वा के उनको एक बार खुश करने के लिए, क्योंकि क्या है औरों की अपनी बात करते हैं तो वो फटे हुए छटे हुए हो जाते हैं, और किसान एक शब्द में है कि उसका नारा लगाओगे तो पूरे देश के सब किसान एक जाति बन जाती है। तो एक वोट बैंक के रूप में उसको देखा जाता है। बोल के कांग्रेस ने जो आजकल कांग्रेस की भाषा आप देख रहे हैं कि स्पीकर्स की, डिस्ट्रक्टिव ज्यादा है, कंस्ट्रक्टिव कम है, तो उन्होंने वर्ड निकाला ये अन्नदाता। मैं तो उसमें लिखा है मैंने कई बार कि अन्नदाता कैसे है, वो तो अबलाइज नहीं कर रहा अपने को। जैसे आप टीचर हैं, आप अपना पेशा चला रही है, मैं अपना पेशा चला रहा हूँ, उनका पेशा है उत्पादन करना। कोई फैक्ट्री में काम करके कोई चीज उत्पादन करता है, वो खेत में उत्पादन करता है और करके वो बेचता है, वो उसका अगेन बिजनेस हो गया। तो वो अन्नदाता कैसे हुआ? मैं टैक्स भरता हूँ, आप टैक्स भरते हैं। कभी निर्मला जी अपने को तो हाथ जोड़ के नहीं बोली है टैक्स रहता, प्रणाम आपको, वो भी रखो, खाली इन्हीं का क्यों? तो इनको एक जबरदस्ती पहले उस स्तर पर चढ़ाया, और चढ़ाने का कारण ये था कि इन लोगों का जो एजुकेशन हो रहा है कांग्रेस से फाइनेंस करा के करवा रही है, तो दे हैड टू टेक दैट लाइन। तो वो लेके उन्होंने शुरू किया, और दाम मान लीजिए इनको देना है और आप देवें। सपोजिंग आज गेहूं 100 रुपया हो जाए तो शहरों में बवाल नहीं मचेगा क्या? यही कांग्रेस आएगा फिर, यही कांग्रेस आके बोलेगा 100 रुपए किलो क्यों? तो उसको कौन संभालेगा? तो ये जो लीडर्स हैं उनको दोनों चीज सोचनी पड़ेगी ना, कि कंज्यूमर। हाँ, तो अच्छा करेक्ट। इनका तीसरा भी है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। सिक्का मेरा, कोने पे गिर गया, बीच में गिर गया, सिक्का ही मेरा, तो वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, सिक्का ही मेरा है, मेरी मर्जी, मैं चित करूं, मैं पट करूं। सही बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग सोचते नहीं है, इन चीजों को लोग भी सोचते हैं। जैसे आप हम यहाँ बात करते हुए हंसते हैं, आपको से मिल जाएंगे हंसेंगे, तो चलिए कभी गांव में घूम के आए, वहां भी लोग आपको हंसते बात करते मिलेंगे। जितने लोग डायरेक्टली पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, वो समझते हुए भी दे आर बाउंड टू स्पीक फॉर देयर ओन पार्टीज। टीएमसी वाला टीएमसी के लिए बोलेगा, कांग्रेस का कांग्रेस के लिए बोलेगा, मैं बीजेपी के लिए बोलूंगा, वो बोलेंगे। लेकिन जहां नॉन पॉलिटिकल बात हो, जनरल बात हो कि भाई क्या चल रहा है देश में,
तो सब सही बात करने आ जाते हैं बाय एंड लार्ज, और समझते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से देश में उतनी नाराजगी नहीं है। कुछ चीजें जरूर हैं, जैसे आफ्टर कोरोना कई लोगों की नौकरियां गई हैं, कईयों के सैलरी कट्स हुए हैं, उनकी तकलीफें हैं। दुकानों में बिक्री वापस सेम लेवल पे अभी नहीं आई है सब जगह, और कुछ दुकानदारों को तकलीफ ऑनलाइन ट्रेड से भी अब महसूस होने लगी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी बच्चे भी आजकल ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो योर कॉर्नर शॉपकीपर्स दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम, अब पिंच करना उन्होंने शुरू किया है। तो इन चीजों को सरकार सोच ले और ध्यान में ले लेवे, कोई रास्ता निकलेगा इनका भी, तो ये भी ठीक होंगी। जब और चीजें ठीक हुई हैं तो ये भी होंगी। और कोरोना की तकलीफ के साथ जो हुई है वो बहुतों के साथ हुई है, और कोई एक पर्टिकुलर वर्क के साथ नहीं हुई है। तो इसलिए वो फैल गया ऑल ओवर, और मोस्टली अर्बन एरियाज में जहाँ ऑफिस वर्कर्स वगैरह थे। रूरल में उसका इफेक्ट नहीं है, रूरल में उस तरह काम करने वाले कम हैं। खेती में जो काम करते हैं, मजदूर करते हैं, दे आर गेटिंग देयर जॉब। बल्कि आज भी खेती के वर्कर की कमी है। जिनको मनरेगा में काम मिलता था उनको मनरेगा में मिल रहा है। फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी। तो ओनली ऑफिस टाइप ऑफ वर्कर इन सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहां एक परसेंटेज में एक कल्चर ये भी होता है ना कि कभी किसी कहने पे आदमी रखते हैं, कभी एब्सेंस वगैरह को ध्यान में रख के। मैंने अपने यहाँ वो टाइट मैनेजमेंट कभी नहीं रहा है। 1-2% एक्स्ट्रा पीपल एम्प्लॉयड रखे थे, तो प्राय सभी। तो अभी इस सीजन में वो कॉस्ट भी उनको खटकने लगा, तो उन लोगों को या तो हटाया और या किया। तो आई थिंक दैट शुड बी ए टेम्पररी थिंग। जो बात करते हैं कि लोगों को नौकरी मिलती है, वो किसकी है? दे आर द अनएम्प्लॉयबल्स। डू दे ब्रिंग एनी स्किल ऑन द टेबल? आप अपना घर चलाती हैं, आप इफ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ कुक, कि आपको एक कुक रखना है कि दोनों टाइम आके बना दे, चाहे घर पे रह के बना दे, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा क्या? नहीं। आपको एक ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर मिल जाएगा क्या? आपका सिंक का पाइप फट गया, आपको एक प्लम्बर को बुलाने में कितना दिन लग जाएगा? तो जहां थोड़ी सी भी स्किल चाहिए, वो स्किल का आदमी तो मिलता नहीं है। और पब्लिक रैली होती है, रैली में नेताजी हाथ हिला के पूछ लेते हैं, जैसे लालू जी ने पूछा था, मुझे याद है बिहार में कोई रैली में एक लड़कों को पकड़ के, बुड़बक सुन, नौकरी मिला तुमको? उसने हाथ हिलाया, नहीं मिला नहीं मिला। अब तो उसने अप्लाई किया भी था क्या? कोई काम जानता भी था क्या? ऐसे कोई आगे घर में देगा तो भैया तुमको नौकरी दे रहे हैं, तुमको बुलाया गया, मोदी राज ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये कागज लो, तुम कल से ये काम पे आ जाओ। ऐसा कहीं दुनिया में हुआ है? तो इसको भी एक चीप वर्ड बना दिया अपन ने। यू शो द स्किल, ये स्किल के लोग हम दे रहे हैं आपको, और उसके लिए अपने स्किल ट्रेनिंग की जो बात कर रहे हैं वो करिए। एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग अ प्रोफेशन, उन आदमियों की शॉर्टेज है। हमारा पॉपुलेशन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो जैसे बोला जाता है कि पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी ह्यूमन रिसोर्स, मगर ह्यूमन रिसोर्स के उसमें देखिए नंबर तो बढ़ जाता है, मगर स्किल जहाँ पे आपने बोला है ना, स्किल में बहुत प्रॉब्लम है। स्किल में सच्ची में ये है। एंड एक और चीज जो है कि आजकल कंप्यूटराइजेशन हो गया है, आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो जॉब तो जाएंगे, अंडरस्टूड है। ओवर पॉपुलेशन हमारे देश में मेन, मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही तो ओवर पॉपुलेशन है। और अगर आप मतलब कोई गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहे फिर तो गवर्नमेंट की शामत आई। एंड अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है तो जैसे अभी जैसे बैंक्स में, पहले बैंक्स में आपने भी बोला उस दिन, बैंक्स में पहले कितने सारे लोग एम्प्लॉयड रहते थे, आज नहीं रहते। आज नहीं रहते, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, डिजिटल कर लेते हैं लोग, लोगों को डेली बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली वहां पे वर्कफोर्स नहीं लगेगा, तो फिर हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं होगा, वर्कफोर्स की भी जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली जो मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर, ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि पाव भाजी। मेरे यहाँ पे मेरे घर के
कॉर्नर में, मेन रोड पे मेरा घर है, कॉर्नर में एक आते हैं 2 घंटे के लिए सुबह। वो यहाँ महाराष्ट्र में ना बड़ा मतलब पाव ये बनाते हैं, सुबह सुबह कचौरी समोसे वड़ा ये सब बनाते हैं, बेचते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे में उनको जितना भी बना के लाते हैं कंप्लीटली सोल्ड ऑफ हो जाता है। 50, 60, 70,000 के ऊपर उनका इनकम है। मतलब आप मजाक कैसे उड़ा सकते हो? सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। आई नो इट वाज। ओके, तो मैं कह रही हूँ ये जो कोने के वो 50, 60, 70,000 रुपीज कमा लेता है, वो 50, 60, 70,000 रुपीज कमा लेता है। आप उसका मजाक कैसे उड़ाते हो? यू टॉक अबाउट एन अ पर्सन who is going through disguised unemployment। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का संख्या है वो भी काफी बड़ा है हमारे देश में। आप फिर देखिए सीजनल वर्कर्स जो है वो भी काफी है। अगर वो लोगों को काम नहीं मिल रहा है और उसके जगह पे वो लोग अगर अपना कुछ कर लेते हैं, लोन लेके अपनी जो स्किल है, स्किल के हिसाब से अगर वो काम करते हैं, 50, 60,000 पर मंथ अगर वो इनकम के लेवल पे आ जाते, तो क्या वो भी अच्छा नहीं है? मतलब आप मनरेगा और इसके ऊपर ही डिपेंड करते रहेंगे। एक खेत है, एक एकड़ खेत है, उसमें 5 लोग डिपेंड कर रहे हैं, 2 लोगों में काम हो जाता है खेत का, 3 लोग तो मतलब उस पे बैठ के अपना रोजी रोटी उसी में चला रहे हैं। तो दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट तो है, वो भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वहीं पे उन लोगों ने बोला कि चलो हम खाद बना लेते हैं, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, चलो खेत में वो लोग काम करते हैं, हम लोग गांव भर के पत्ते और जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ये सारा लेके हम खाद बनाते हैं, खाद बना के हम अपने ही गांव में बेचते हैं और हम लोग इनकम कर ले रहे हैं। तो 2 लोगों का वहां पे हो गया एम्प्लॉयमेंट, मगर उनको ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, मगर उन लोगों को अर्निंग तो हो गई ना, अर्निंग तो हो गई ना। अर्निंग हो गई, एम्प्लॉयमेंट में गिने नहीं जाते ऑफिशियली, या तो बस वो मगर चक्कर पड़ यही मेरा जाता है। कहना है कि ये जो मिसगाइड करते रहते हैं ना ये पॉलिटिकल पार्टीज, दे कैन ऑलवेज से ना, दे कैन ऑलवेज गिव देम कंस्ट्रक्टिव करेक्ट, एडवाइस, वेरी गुड पॉइंट। कंस्ट्रक्टिव एडवाइस दो कि भाई ठीक है, तुम लोगों का एक खेत में इतने लोगों का भरपेट खाना भी नहीं होता है, तो तुम 2 भाई ये कर लो, तुम एक भाई एक सब्सिडी में भैंस वगैरह खरीद लो और तुम दूध बेचना शुरू कर दो, या दूध के प्रोडक्ट बनाना शुरू करो, या घर की औरतों को बोल दो पापड़ अचार वगैरह जो बनाते हैं वो बेच दो। ये चीजें तो ये बोलेंगे नहीं, और मोदी जी ये सारी चीजें बोलते हैं कि भाई घर में आप लोग अपना इनकम बढ़ा लो, घर में आप लोग इनकम बढ़ा लो, मगर उसमें फिर इन लोगों को मिर्ची लगती है। अरे एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, अरे एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही एम्प्लॉयड होते हैं क्या, या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वही एम्प्लॉयड होते हैं क्या? मैं घर में अपना ट्यूशन क्लासेस चलाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, अभी जैसे रिटायर्ड हूँ थोड़ा बिजी रहने के लिए, तो आई एम ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड ना, मैं भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो फिर ये आप मुझे बेरोजगार तो नहीं बोल सकते हो ना। ये जो मतलब ये जो सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश होती है, ये गलत है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें सोसाइटी भी आगे नहीं बढ़ती, ऑब्वियसली सोसाइटी आगे नहीं बढ़ी तो देश कैसे आगे बढ़ेगी? शायद दीदी लोगों के मन में एक गलत विचार भी बैठा हुआ है कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं हो तब तक नौकरी नहीं, और यदि कोई कॉर्पोरेट नहीं है तब तो एकदम ही बेकार है। उस तरह की भी एक फैलाई हुई है और उसको भी ठीक करना पड़ेगा। वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी पॉपुलेशन है। का आपने कहा भी, सॉरी कैरी ऑन। हाँ, जो मोदी जी जो बोल रहे हैं ना आत्मनिर्भर के बारे में, तो वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी लार्ज ह्यूज पॉपुलेशन है, जॉब्स तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट तुम अपने लेवल पे काम करो, बेरोजगार मत बैठो। व्हाई इज दैट बैड? व्हाई इज दैट बैड? कोई पहले लोग करते थे, ये गांधी जी ने चरखे का वो चलाया था। आई रिमेम्बर दीदी इन आवर व्हेन आई वाज चाइल्ड 5 years 6 years 7 years, हमारे घर में जो चौकीदार होते थे वो 2 मध्य प्रदेश के थे। वो दिन भर तकली चलाते रहते, दरवाजे में बैठे हैं गेट पे और तकली चला रहे हैं, सूता काट रहे थे, चरखा भी वो हाथ में अंगुली बांध के करते हैं ना, वो बनाते थे। उस कितना बनता होगा कुछ नहीं, तो व्हाटएवर यूज ऑफ द टाइम टू दे मेड ना। अब आजकल
मोस्ट ऑफ दिस नेपाली बॉयज अपने देखते थे, हाउसों में काम पे भी आते थे और करते थे, वो आइडल टाइम में स्वेटर बुनते थे। अपने लोग हंसते थे कि ये तो औरतों का काम है, ये पुरुष कर रहे हैं नेपालीज, लेकिन ये करते थे। आजकल ये चीजें गायब हो रही हैं। क्या अपने लोगों ने उसकी हंसी उड़ा के उसको गायब करवा दिया? दैट अगेन इज ए क्वेश्चन। और लाइटर मूड पे कहना चाहता हूँ, यदि आपने भी पॉपुलेशन का बात उठाई, मैंने इस पे बहुत काम किया है 60s में एज ए जेसी, एंड आई वाज नोन ऑल ओवर कैलकाटा फॉर द वर्क, द न्यू वे आई स्टार्टेड इट। तो अभी एक मेरा पेट सब्जेक्ट था, तो आपने कहा तो एक हंसी में लाइट हार्टेड बात बोल दूं कि लॉकडाउन होने के बाद मैंने बड़े ध्यान से सोचना शुरू किया था कि दिसंबर जनवरी की चाइल्ड बर्थ की फिगर देखूंगा, कोई एक्सप्लोड नहीं हुई है, तो अपने लोगों ने रिस्ट्रेन किया है। कोई उतनी ज्यादा फिगर बढ़ के नहीं आई है, लोगों में समझ आ रही है और आ रही है, आ रही है। एंड देखिए, आप हाँ, मुझे एक बात बताइए, आपके लिमिटेड बच्चे हैं, मेरा एक ही बेटा है, तो मैं मिडिल क्लास की हूँ, मुझे एक बच्चे के मैंने सोचा कि मेरे को उसको ये पढ़ाना है, मुझे इतना इतना खर्चा आएगा उसको पढ़ा लिखा के उसको काबिल बनाने के लिए। तो अगर मैं सेकंड चाइल्ड के लिए जाती हूँ तो मैं इसका ड्रीम नहीं पूरा कर सकती हूँ, तो ऐसे नहीं, एक ही बच्चा ठीक है, मगर उसको मैं काबिल बनाऊंगी। अगर आप ये नहीं सोचते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वही जो आपने बोला, स्किल का प्रॉब्लम आ जाता है। आप एजुकेशन ही तो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाता है, फिर होता है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये जो कम्युनिस्टों का बात। अरे यू काबिल बनो भाई, काबिल बनो, बैठ के रोने धोने से काबिल कोई नहीं बनता। और एकदम जो सही। साधन है, साधन में ही मैं अपना अपना पाँव पसारूं ना, वही हर चीज गलत करके तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट के पास जादू की छड़ी है, वो घुमा देगा और वो हो जाएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। मुझे पॉलिटिकल पार्टीज का ये बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव बन जाओ आप लोग, हर चीज में नेगेटिविटी। ऑपोजिशन डज नॉट मीन्स दैट अपोजिंग फॉर द सेंस ऑफ अपोजिंग। अरे बाबा, कोई बात तो होनी चाहिए ना अपोज करने के लिए। कंस्ट्रक्टिविटी है कहाँ अभी इन लोगों में? बहुत मैंने कम सुनने को मिलता है कि करेक्ट बात और कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है। तो दिस अगेन मे बी ए रीजन ऑफ बिकॉज दे आर रैटल्ड, उन लोगों को इश्यूज मिल नहीं रहे हैं। अब वो भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाते होंगे, अपने इलाके में देखते होंगे, वहां जो फिगर मिले तो शायद खास लोग उनको यही बोलते होंगे कि भाई इतना काम तो यहाँ हुआ, अब कि तुमको कैसे वोट मिलेंगे, जरा सोच लेना। तब वो बात पब्लिक तो आके नहीं बोल सकते, लेकिन वहां तो वो सुनते होंगे, तो निराशा एक आती होगी। और ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रही है। 2019 के इलेक्शन के पहले की बताता हूँ, 1 महीने 2 महीने पहले की। मैं उस वक्त कलकत्ते में था और इलेक्शन वही देखा, मेरा वोट भी वही है। तो 3-4 लोग ऐसे हैं हमारे जान पहचान के जो कभी बात नहीं करते थे इलेक्शन की। और एक दिन मैंने पूछा, भाई तुम इंटरेस्टेड नहीं हो कि एकदम छोड़ दिया आजकल, क्या बात है? उनका जवाब था कि इतना काम होने के बाद भी रिजल्ट की चिंता करनी पड़े तो काम करने से फायदा क्या हुआ? एंड रिजल्ट वाले दिन वो नहीं बैठे थे कि टीवी के सामने बैठना है या करना है, और बोले कि उसके बाद भी यदि हारते हैं तो फिर काम करने की जरूरत नहीं है। फिर अपने देश का दुर्भाग्य है कि काम करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो जातिवाद उन सब में लगे रहो, वो करते रहो। तो इस तरह के लोग तो वो 2-4 जान पहचान के मिले हैं, तो वी डोंट नो हाउ मेनी अदर्स आल्सो आर थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस। उनको बोलने की जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं, अपने को पता नहीं है, अखबार उनकी हमारी बात तो छापता नहीं है, तो वो वैसे थिंकर्स भी तो है ना। तो लोग समझते हैं, ये बात नहीं है। मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे हम लोग टीचिंग, हाँ, अब मैंने अबाउट 30 इयर्स मेरा करियर है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, पहले आपको याद है हम लोग भी जब बचपन में भी गलती करते थे तो राइट 1000 टाइम्स, आई विल नॉट डू इट अगेन। तो आजकल जो है ना, हमारे आई मेट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स आई वाज वर्किंग अंडर, तो शी सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ये जो पनिशमेंट देते हो, व्हाट इज द यूज ऑफ द पनिशमेंट? तो फिर इसके जगह पे अगर आप बोलते हो आई एम गिविंग यू वन चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, देन विदाउट सीइंग यू राइट डाउन द आंसर, रीड द चैप्टर एंड इसके स्पेलिंग्स 10 टाइम्स लिख दो, डोंट यू थिंक इट इज बेटर?
कंस्ट्रक्टिव ये होता है ना, ये कंस्ट्रक्टिव होमवर्क है कि द चाइल्ड इज बेनिफिटिंग। एंड आज हमारा जो ये हमारी जो अपोजिशन है ना, मुझे लगता है वो वहीं पे अटका हुआ है, इट्स स्टक ओवर देयर एंड इट इज स्टिल गिविंग द पनिशमेंट कि आई विल नॉट लाई 1000 टाइम्स बिफोर। तो ये जो है ना, ये फ्रेम ऑफ माइंड से इनको निकलना पड़ेगा। और अगर जब तक ये लोग अपने आप को चेंज नहीं करते, जब तक ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि यस द गवर्नमेंट इज डूइंग वर्क, ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, लोगों को ये अच्छा लग रहा है, एंड इसके वजह से हम लोग क्या करें, इंस्टेड ऑफ trying to divide the society, trying to bring in poison into the society, trying to do all sorts of things which is going to harm the country. Instead of that, अगर ये लीडर्स के पास ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे नहीं है, बहुत पैसे है, अच्छा ठीक है कोरोना चल रहा है, लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, चलो मैं एक अपने यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, व्हाट इज स्पेशल इन आवर प्लेस, अच्छा चलो अब हमारे यहाँ पे अचार बहुत, घर घर में जो अचार बनता है बहुत अच्छा बनता है, तो चलो मैं 20 औरतों को लेके आता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, आप लोग अचार बनाओ, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। ये क्यों नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स कि भाई मैंने खुद होके उनको दिया? नहीं, इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई आजकल लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग पढ़ लिख गए, आप लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि लोग पढ़ लिख ना जाए, मगर लोग पढ़ लिख गए हैं, और सोशल मीडिया होने के वजह से सोशल मीडिया में आप लोगों को सुबह से लेके शाम तक जूते पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग हरकतें ही ऐसे करते हो, और फिर आप लोग क्या करते हो, अरे ये तो ट्रोल है। नहीं, ट्रोल नहीं है, जिसने आपको सवाल पूछा वो ट्रोल थोड़ी होता है, वो उसको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, आपकी हेराफेरी उसको समझ में आ रही, इसलिए वो सवाल पूछ रहा है, आपके पास जवाब नहीं है तो आप गाली गलौज करते हो। सिंपल सी बात है। मैं सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, आपने मुझे देखा होगा, मैं ना बहसबाजी में पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं ये जो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, कोई जरूरत नहीं है, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। मैं किताबें सोशल मीडिया बहुत बढ़िया हैंडल मिल गया, सोशल मीडिया भी, कि लोगों को एक दर्पण दिखाने के लिए, स्पेशली टू द पॉलिटिकल क्लास, एक अच्छा व्हीकल बन गया है। इसका भी कितना असर उन पे हो रहा है। दिल्ली जाना हुआ नहीं 2 साल से, तो कह नहीं सकता हाउ दे आर रिएक्टिंग। इन लोगों से कभी मिले, बात करें तो पता लगे, बट सोचते तो होंगे वो भी, और कहना मुश्किल है, लेकिन इन लोगों की आवाज देख के लगता है कि फ्रस्ट्रेशन क्यों है इनको। थोड़ा सा गेम चेंज कर ले, थोड़ा सा लोगों के लिए, थोड़ा सा देश के लिए सोचे, ये ना सोचे कि हमको इलेक्शन जीतना है, क्यों जीतना है, कि इतने करोड़ रुपए हमको बनाना है, इतना ये करना है, मोदी को हटाना है, क्यों हटाना है, ना खाता है ना खाने देता है, तो इसको हटा दो, हमारा पावर चला जा रहा है, ये सारे नहीं सोच के अगर वो सोचे ना कि चलो we'll genuinely work for the people, I think people will be there with them all the time. People will be there. ऐसा इतना सारा कुछ करने के बाद भी लोग मोदी के साथ क्यों हैं, ये तो इनको सोचना चाहिए ना। और इनको और कुछ नहीं मिलता है तो पर्सनल अटैक्स करते हैं, मगर उससे भी लोग टस से मस नहीं हो रहे, लोग आज भी उनके साथ ही खड़े हैं, तो सोचना चाहिए ना। अब हो सकता है सोचते हो, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी है तो विरोध तो करना ही पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। अब उसको किस तरह पॉजिटिव करें, वो अक्ल आनी चाहिए, वो नहीं है। और ये लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं लोग नहीं समझते, लोगों को समझना है, इसीलिए गवर्नमेंट्स बदलते हैं। अगर बेवकूफी होते थे ना लोग, तो गवर्नमेंट्स बदलते नहीं, बीजेपी जीत सकती। एक क्वेश्चन बताइए ऐशा जी, इतने वर्षों अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, मुरली मनोहर जी ऑपोजिशन में बैठे, कभी इनको सपना नहीं था कि हमारी सरकार बनेगी? कभी इस तरह की वातावरण जो आज हो रहा है, ऐसे शब्द इन ऑपोजिशन वालों के मुंह से निकला क्या? क्या ये ऑपोजिशन नहीं थे कि बेवकूफ थे या क्या थे? कभी इनको वो तो चाह नहीं थी कि हमको सत्ता में आवे कोई रकम किसी तरह। ठीक है, हमारा रोल ऑपोजिशन का है, हम यहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, हमारा काम ठीक से करेंगे। Why can't others think like that? सत्ता में रह के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको एक बताऊंगी,
सत्ता में रह हाँ। रह के एंड इंग्लिश बोलने का जो उनको लगता है कि कॉपीराइट उनके पास है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, बीजेपी एंड बीजेपी के सपोर्टर्स वो लोग सब अनपढ़ है, गवार है। मेरे साथ हुआ था, काफी साल हो चुके हैं। टू गर्ल्स टू ऑन ट्विटर, दो लड़कियां आई और कुछ तो भी बात हुआ, आई गेव अ रिप्लाई, तो दोनों एक दूसरे को बोल रहे अरे ये तो संगी है, इसको इसके सामने इंग्लिश क्या बोलोगे, इसको इंग्लिश नहीं समझेगा। संगियों की इंग्लिश आपको पता है ना कि कैसे होते हैं, अरे ऐसे ऐसे ही है, वट एवर यू से दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो मैं हंसी, मेरे पहचान के एक है, मुझे जानते थे और उनको पता था कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ और इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैं बोली देखिए इनकी जो सेंटेंस है ना, इनकी सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली, और ये मुझे इंग्लिश नहीं आती करके मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्लास तो मैं इनका भी ले सकती हूँ। तो उन्होंने जाके बोला था आप जिनके इंग्लिश के बारे में ये कर रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में पीजी लेवल की इंग्लिश टीचर है, पढ़ाती है। तो वो दोनों लड़कियां गायब हो गई। तो ये जो एक एटीट्यूड हो गया है कि वी नो एवरीथिंग, वी आर द इंटेलेक्चुअल्स, what we will say the people will follow. Sorry, things have changed. People don't give a damn about what you think, because people know what you think is obsolete. It's no longer relevant in today's world. So change your game and don't think that you're elite. Why are you elite? तुम मेरे खाना खिलाते हो, तुम मेरे को मेरे लिए कुछ कर रहे हो. I'm looking after myself. So how are you an elite? Why should I accept you as an elite? ये नहीं समझ रहे कि लोगों के ये एटीट्यूड चेंज आ गया है कि भाई ना तुमसे मेरा कोई लेना देना है, तुम बोलोगे मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ या मैं दून से पढ़ के आया हूँ तो मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ और मेरी बातें तुमको सुनना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा दैट इज द गोल्डन, दोस आर द गोल्डन वर्ड्स. नहीं, पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड. और ये जो हमारे अंदर जो प्राइड, अ सेंस ऑफ प्राइड, अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये मोदी जी ने दिलाया है. एकदम एकदम दिलाया है. और लोग खड़े होके ना पलट के बोलते शट अप, शट अप, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए हम खड़े नहीं है यहाँ पे. ये जो चीजें हुई है ना, ये जो चेंजेस आई है, छोटी छोटी चेंजेस है, ये लोगों को इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एग्रेसिव, मुझे ज्यादा लगता है कि दीज पीपल शुड ट्राई टू चेंज देयर ओन एटीट्यूड, कंडक्ट. यस, अपना अपना अपने आप को बदलिए. दुनिया बहुत बदल गई है. तालिबान को आप सपोर्ट करोगे और बोलोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे, व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर? क्या लोग देख नहीं रहे? डोंट दे सी? यस्टरडे वी सॉ 2 people were hanged by the Taliban and then the bodies were shot at, the dead bodies were shot at. ये क्या लोग नहीं देख रहे? जब आप बोलोगे कि नहीं आरएसएस एंड तालिबान इज वन एंड द सेम, सिमिलर काइंड, तो लोग तो ये बोलेंगे ना कि रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहे हैं, कि बंदूक लेके घूम रहे हैं, या तुम अपना, मैं एज अ हिंदू अगर मैं बिंदी पहनूं तो भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे लोग. अगर मैं बिंदी नहीं भी पहनूं तो भी मुझे आके कोई नहीं बोलेगा कि तुमने बिंदी क्यों नहीं पहना, तुमको गोली मार देंगे. ये हम लोगों को पता है. एंड यू ट्राई टू फीड नॉनसेंस टू अस, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट. यू हैव टू रियलाइज. ये मैं अपने ट्वीट्स में भी मैं ना अभी कैसे मैंने लिखना छोड़ दिया. मतलब क्या फायदा, बोल के फायदा क्या है? सुनने को तो तैयार नहीं. चेंजेस इतनी ज्यादा आ गई है, हर इंसान के अंदर चेंजेस आ गई है. आपका क्या कहना है भाई? तो जगाना अपना काम है जी. कुछ जग गए हैं, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगाइए, अपने मित्रों को बोलिए, सब मिलके श्रृंखला को बढ़ाएं आगे. Small people can't do much on the bigger scale. इन्हीं चीजों को लोग तैयार करते हैं. आज जो आप ये काम कर रही हैं, if the voice going to people, तो पढ़ते हैं, उनको भी जोश तो आता है ना, कुछ करना चाहते हैं ना. इसी तरह ये भी एक काम, ये भी एक सेवा का अंग है, मुझे तो ऐसा लगता है. बहुत अच्छा लगा दादा आपसे बात करके, आपसे फिर से जुड़ेंगे. थैंक यू. छोटी सी कन्वर्सेशन था दादा के साथ. आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए. थैंक यू. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू वेरी मच. अच्छा है.